Good morning, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Clear है. So in the last class we were discussing about what? Last class में क्या कर रहे थे? Hooke's law कर लिया था? नहीं, Hooke's law start किया था. केस 1 भेजना. केस 1 कौन सा था? बार प्रिज्मेटिक था और वेरिएबल दिया था. प्रिज्मेटिक बार वाला केस क्या था? मेरे ख्याल से वेरिएबल पे सवाल करा दिया था. कहाँ है फाइल हमारी? गेट सिविल इंजीनियरिंग 1. दो प्रॉब्लम हो गए थे. चलते हैं आगे, चलते हैं. बाकी प्रॉब्लम्स deformation of number. मेंबर की जगह नंबर क्यों लिखा? कुछ भी लिख देते हो क्या? गलत पढ़ रहा हूँ. नंबर ही लिखा है भाई इसमें. कौन है ये भाई? नंबर पढ़ तो लिया करो एक बार. तुमने लिखा है ना? नंबर का होगा डिफॉर्मेशन ऑफ मेंबर अंडर एक्सियल लोडिंग. इट इज नॉट डिफॉर्मेशन ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ मेंबर. वॉइस ब्रेक कर रहा है. सबका वॉइस ब्रेक कर रहा है क्या? सबके लिए वॉइस इज ब्रेकिंग फॉर ऑल. यस. नेटवर्क चेंज करते हैं फिर. चलो अब नेटवर्क चेंज कर दिया. नाउ आई हैव चेंज द नेटवर्क. कंटिन्यू. हाँ अब चल गया होगा. अब चल जाएगा. रुक जाओगे. कनेक्ट हो गया अब. सो नाउ इट इज कनेक्टेड. आपको कोई दिक्कत है? हाँ, अब नेटवर्क चेंज हो गया तो 1-2 मिनट का टाइम लेता है कनेक्ट होने में. हाँ. चलो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है. ऑफलाइन सेंटर फॉर गेट एंड ईएसी इज लाइव नाउ. Classes will be starting from the March. जो existing plus और iconic learners है, for them 50% off is available. You can scan this code in order to get the further information. जिन लोगों ने भी गेट का एग्जाम दिया था can use this predictor in order to check their rank. ये हमारे सवाल आ गए. केस 1 बता दिया था इसमें किसी ने. अभी क्या था केस 1 हमारा? आज पूरे दिन नेट के बाहर आती है. केस 1 लिखा था बार इज प्रिज्मेटिक. तो पहला केस था हमारा प्रिज्मेटिक बार है. परेशान मत होने लग जाना कि सर नहीं आ रहा. 1-2 मिनट की शांति रखना. हो जाएगा ठीक अपने आप. ज्यादा परेशानी होगी फिर ही बोलना. सो केस 2 पहला था हमारा प्रिज्मेटिक बार. द फर्स्ट वाज प्रिज्मेटिक बार.
दूसरे केस के ऊपर मैं सवाल करा चुका था, बस केस मेंशन करा रहा हूँ। आई हैव डिस्कस द प्रॉब्लम ऑन दैट। अब हमारा बार प्रिस्बेटिंग नहीं है, अब हमारा बार कैसा है, स्टेप्ड बार है। सो प्रॉब्लम यू हैव डन ऑन दिस तो है कुछ भी नहीं, बस एरिया और लेंथ वेरिएबल हो जाएगी इस बार। पिछली बार बस लेंथ वेरिएबल थी, एरिया कांस्टेंट था, एरिया वाज कांस्टेंट। तो स्टेप्ड बार है, आपको क्या निकालनी है, डिफॉर्मेशन निकालनी है। डिफॉर्मेशन निकालनी है, लो, सो दिस इज आवर स्टेप्ड बार। स्ट्रेट लाइन नहीं बनी मतलब, so clearly visible कि एरिया वेरिएबल है, so area is variable। so area A1 है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E1 है, लेंथ L1 है। एरिया A2 है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E2 है और लेंथ L2 है। एरिया A3 है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E3 है, लेंथ L3 है। लोड लगा दो, आर्बिट्री कलर, मैं लाल कलर नहीं कर रहा, अब यही जो चल रहा है चलने दे रहा हूँ मैं। रंग बिरंगा हो गया शुरू में बहुत, जितना होना था। सो लेट अस सपोज लोडिंग भी चेंज करके दिखा दी, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है। दिस इज P1 P2 P3। नाम देना है, नाम दे दो। लेट अस सपोज A B C D। नाउ व्हाट इज टू बी कंप्यूटेड, क्या कैलकुलेट करना है आपको, टोटल डिफॉर्मेशन निकालनी है। डायरेक्टली निकाल सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम भी बना सकते हो, या डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब तो कल बता ही दिया आपको डिटेल के अंदर कैसे एनालिसिस करनी है। सो इफ यू वांट यू कैन डू फॉर द फ्री बॉडी डायग्राम आल्सो। दूसरा केस ये दोबारा से फ्री बॉडी डायग्राम बना के दे रहा हूँ आपको। सो दो फोर्स नीचे हैं, सपोज चलो देखो, आर ए, सो दिस विल ऑल्सो बी आर ए, बीच में चला गया ये, उसको यहाँ पे लिख दिया आर ए। इंटरनल फोर्स माना है, इंटरनल रिएक्शन मानी है, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया आर ए। और जॉइंट बी पे रिजल्टेंट फोर्स कितना था, P1। सो P1, तो मेंबर बी के लिए कितना हो गया फोर्स टोटल, ए बी के लिए हो गया आर ए, और हमारे बी सी के लिए हो गया आर ए प्लस पी ए, और आर ए प्लस P1। इसको आप बोल सकते हो आर बी, क्या इसको आप बोल सकते हो आर सी, बी पॉइंट तो है नहीं, सी पॉइंट पे लगा हुआ। ये इंटरनल है आर सी, अपोजिट डायरेक्शन में लगाया। रिजल्टेंट कितना है यहाँ पे, जॉइंट पे P2 होना चाहिए, तो रिजल्टेंट P2 ही आ रहा है। तो मेंबर 3 के लिए कितनी हो गई फोर्स हमारी, मेंबर 3 के लिए फोर्स निकाल सकते हो, P3 है, P3 की वैल्यू किसके बराबर होगी, P3 की वैल्यू होगी आर सी माइनस P2 के बराबर। लो ये फ्री बॉडी डायग्राम है हमारा, दोबारा से बना के दे दिया फ्री बॉडी डायग्राम। तीनों सेक्शन की क्या निकालो, डिफॉर्मेशन निकाल लो, ऐड कर दो, यू विल गेट द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मिल जाएगी आपको। रिजल्टेंट किसके फॉर्म में आनी चाहिए, P1 P2 P3 के फॉर्म में आनी चाहिए। इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ P1 P2 P3, तो उस चीज का ध्यान रखना। तो अगर P1 P2 P3 के फॉर्म में आनी चाहिए तो हम पहली चीज तो क्या लिख सकते हैं, पहली चीज तो लिख सकते हैं नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज 0। अगर नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में 0 है तो आर ए प्लस P1 माइनस P2
माइनस P3 बराबर इक्वल टू 0। तो आर ए की वैल्यू कितनी हो गई? आर ए की वैल्यू हो गई P2 प्लस P3 माइनस P1। कैलकुलेशन चेक करते रहना साथ साथ। तो पहला रिजल्ट तो मेरा ये आ गया। चलो, सेगमेंट ए बी के लिए डिफॉर्मेशन कितनी है? सेगमेंट ए बी के लिए डिफॉर्मेशन, सेगमेंट ए बी के लिए डिफॉर्मेशन है हमारी, सो सेगमेंट ए बी के लिए डिफॉर्मेशन एक्सटेंशन है, सो आर ए अपॉन L1 अपॉन A1 E1, यही है। चलो यही है, आर ए की वैल्यू पता है हमें, तो आर ए की वैल्यू है P2 प्लस P3 माइनस P1 इंटू L1 अपॉन A1 E1। पहला आया है, चलो पहला आया, अच्छी बात है। नेक्स्ट आ गया मेंबर BC के अंदर। सो डिफॉर्मेशन ऑफ मेंबर BC, अगर डिफॉर्मेशन लिखनी है मेंबर BC की किसके बराबर होगी? मेंबर BC की डिफॉर्मेशन, मेंबर BC की डिफॉर्मेशन होगी हमारी RCL2 अपॉन A2E2, क्रॉस वेरीफाई कर लेना। और RC की वैल्यू किसके बराबर है? RA प्लस P1 के बराबर है। RC की वैल्यू किसके बराबर है? अगर इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं और नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में जीरो करूं, RC बराबर क्या आ जाएगा? RA प्लस P1, और RA प्लस P1 इज इक्वल टू व्हाट? RA प्लस P1 इज इक्वल टू P2 प्लस P3। सो P2 प्लस P3 L2 अपॉन A2E2। ये दूसरे सेगमेंट की डिफॉर्मेशन आ गई। तीसरे सेगमेंट पे चले, तीसरे सेगमेंट पे चले, तीसरा सेगमेंट कौन सा है? CD। CD इज इक्वल टू व्हाट? P3 L3 अपॉन A3 E3। खत्म कहानी। लो, तीनों को ऐड कर दो, टोटल डिफॉर्मेशन आ जाएगी। सो टी टोटल डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू डेल्टा ए बी प्लस डेल्टा बी सी प्लस डेल्टा सी डी। लो, इसका सवाल आपने पहले ही कर रखा है, प्रॉब्लम ऑफ दिस यू हैव डन ऑलरेडी। सर फर्स्ट इक्वेशन में आरसी कंसीडर नहीं किए? फर्स्ट इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में भाई काहे आरसी कंसीडर करूंगा? ये तो इंटरनल फोर्स है ना आरसी तो। चलो कंसीडर करो, आप पहली इक्वेशन में आरसी लिख के बताओ। अगर आप ये यहाँ पे पहली इक्वेशन में आरसी लिखना चाहते हो तो लिख के बताना जरा आरसी। सारे फोर्सेस जोड़ो, देखो क्या आ रही है इक्वेशन। आपने खुद किया कैलकुलेट? कल भी बोला था, बोलने से पहले खुद कैलकुलेट किया करो, बस बोल देते हो। किया है मैंने आरसी कैलकुलेट, पहली इक्वेशन में आरसी कंसीडर किया हुआ है, आपने कंसीडर नहीं किया बस। क्या खुद लिखी अपने हाथ से इक्वेशन? नोट कर लिया? डन। डन, तो तीसरा केस उठाते हैं, केस 3। नेक्स्ट केस इज ऑफ बार्स ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन, बार्स ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन और वेरिंग फोर्सेस। अब दो केस एक साथ करा रहा हूं मैं आपको, टू ऑफ द केसेस आई एम डिस्कसिंग साइमल्टेनियसली। अब हम उन बार्स की बात कर रहे हैं जिनका क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है या जिनके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो वेरी कर रही है अलोंग द लेंथ। तो इस बात को समझने के लिए पहले केस में क्या करो? क्रॉस सेक्शन चेंज करो।
और दूसरे केस में फोर्स चेंज करो. So in the first case, what is changing? क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है यूनिफॉर्मली. लेंथ इज एल. पहले वाले केस में जो क्रॉस सेक्शन एरिया बार का वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है. So cross section area of the bar is getting changed uniformly. So बार का क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है यूनिफॉर्मली. ठीक है. दूसरे वाले केस में हम क्या करेंगे? बार का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रखेंगे. क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बार विल बी केप्ट सेम. मैं फोर्स वेरी करा दूंगा. आई विल वेरी द फोर्स नाउ. तो दोनों में से कोई सा भी केस आ सकता है, क्योंकि दोनों में कैलकुलेशन सेम है, इसलिए मैं सेम चला रहा हूं उसे. सो फोर्स वेरिएबल है. फोर्स वेरिएबल है. कलर चेंज करके बताना है इसको. So in the second case, force is variable. Now in either of the case, the calculation cannot be done directly. दोनों ही केस में आप कैलकुलेशन डायरेक्टली नहीं कर पाओगे. फिर क्या करेंगे? हम एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, उस एलिमेंट की डिफॉर्मेशन निकाल लेंगे. विल कंसीडर द डिफॉर्मेशन ऑफ द एलिमेंट. तो पहले वाला केस क्या है? एरिया वेरिंग. पहले वाले केस में एरिया इज वेरिंग. दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है? फोर्स इज वेरिंग. पहले वाले केस में एरिया वेरिएबल है, दूसरे वाले केस में फोर्स वेरिएबल है. अब क्योंकि दोनों की चीजों के अंदर की या तो फोर्स वेरिएबल है या एरिया वेरिएबल है, हम एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, उस एलिमेंट की डिफॉर्मेशन निकालेंगे और हमारे मेंबर में जितने भी ऐसी एलिमेंट है उन सबकी डिफॉर्मेशन को जोड़ देंगे. ये हमारा बेसिक कंसेप्ट लगता है हर बार. अब देखो भैया, एलिमेंट कैसे कंसीडर करते हैं. लेट अस सपोज एक्स डिस्टेंस की दूरी पे एक्स कहीं से भी कंसीडर कर सकते हो आप. मैंने एक एलिमेंट कंसीडर किया. आई हैव कंसीडर्ड एन एलिमेंट जिसकी थिकनेस कितनी है? dx है. सेम चीज यहाँ पर भी कर सकते हो. एक्स डिस्टेंस की दूरी पे मैंने एक एलिमेंट कंसीडर किया जिसकी थिकनेस कितनी है? dx है. थिकनेस ऑफ विच इज इक्वल टू dx. दोनों केसेस साथ साथ चला रहा हूँ. यहाँ पे तो हवाई नहीं आ रही. एक्स डिस्टेंस की दूरी है, एक्स डिस्टेंस की दूरी है और जो एलिमेंट है इसकी थिकनेस है dx. This is dx. Now for this element you can calculate the deformation. इस एलिमेंट के लिए आप डिफॉर्मेशन निकाल सकते हो. तो अगर मैं इस एलिमेंट के लिए डिफॉर्मेशन निकालूं, सो एलिमेंट के लिए डिफॉर्मेशन निकालूं, सो एलिमेंट के लिए डिफॉर्मेशन निकाला, सो एलिमेंट के लिए डिफॉर्मेशन निकाला, ये एलिमेंट कितनी दूरी पे था? तो मुझे इसका डेल्टा निकालना है. डेल्टा निकालना है, एक्स डिस्टेंस की दूरी पे था. सो क्या बोल सकते हो इसको? डेल्टा सिंबल हमने वो यूज किया था ना, तो डी डेल्टा बोल सकता हूँ. So you can say d delta. D delta will be equal to what? I can say d delta is equal to area variable है ना. So PL लंबाई कितनी है इस एलिमेंट की? dx. एरिया कितना है इस एलिमेंट का? एरिया एलिमेंट का ax. x सब्सक्रिप्ट में, ऊपर x मल्टीप्लिकेशन में e. तो ये आपको डिफॉर्मेशन मिल गई इस एलिमेंट की. अब मेरे को निकालना है टोटल डिफॉर्मेशन. टोटल डिफॉर्मेशन कैसे निकालूंगा? Total deformation will be equal to summation of all such deformation. So summation of all such deformation, summation of d delta, summation of p dx upon ax into e. ax किसका फंक्शन होगा? ax किसका फंक्शन होगा यहाँ पे? ax is the function of what? x. ये x का फंक्शन है. इंटीग्रेट करके निकाल लेना. अब दूसरे वाले केस में फोर्स किसका फंक्शन है? दूसरे वाले केस में फोर्स किसका फंक्शन है? फोर्स फंक्शन है हमारे एक्स का. ये वेरिएबल है. एरिया क्या है? कांस्टेंट है. एरिया इज कांस्टेंट अपॉन ए. तो टोटल डिफॉर्मेशन कितनी होगी? इंटीग्रल डी डेल्टा विच इज इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स अपॉन ए.
लो दोनों केसेस एक साथ निपट गए, both the cases are done simultaneously. सॉल्व करो उसको। प्रीवियस स्लाइड तो खत्म हो गई थी ना, ये लो प्रीवियस स्लाइड। डन, चलो अप्लाई करो इसे। तो आपको डिफॉर्मेशन निकालनी है, डिफॉर्मेशन निकालनी है। बार कैसा है, बार है हमारा सर्कुलर, प्लेन की बात कर रहा हूँ उसकी, या क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूँ। पर क्रॉस सेक्शन एरिया कैसी है, वेरिएबल है, क्रॉस सेक्शन एरिया इज वेरिएबल। पिछले वाले केस में आपको ज्योमेट्री नहीं पता चल रही थी उसकी, इस बार ज्योमेट्री पता चल गई है कि सर्कुलर ज्योमेट्री है उसकी। अब मुझे क्या निकालना है, इसकी डिफॉर्मेशन निकालनी है। अप्रोच वही रहेगी पीछे वाली। अब इसने तो निकाल के दे दिया, इतना इतना भी नहीं करके देना चाहिए था। तो सॉल्यूशन, एक्स डिस्टेंस की दूरी पे क्या लिया हमने, एक एलिमेंट कंसीडर किया जिसकी थिकनेस कितनी है, dx है। इसका डायमीटर कितना है, कैपिटल dx। थिकनेस है dx या लंबाई है dx, डायमीटर है कैपिटल dx। डायमीटर कैसे निकालू, l डिस्टेंस की दूरी पे डायमीटर में इंक्रीमेंट कितना हुआ है, l डिस्टेंस की दूरी पे डायमीटर में इंक्रीमेंट कितना हुआ है। जब l डिस्टेंस की दूरी हमने चेक करी, डायमीटर में इंक्रीमेंट कितना हुआ, डायमीटर में इंक्रीमेंट हुआ d2 माइनस d1, l डिस्टेंस की दूरी पे। तो 1 मीटर की दूरी पे कितना होगा, तो 1 मीटर की दूरी पे कितना होगा, जब l मीटर की दूरी पे d2 माइनस d1 है, तो l मीटर की दूरी पे d2 माइनस d1 बाय l। तो फिर x मीटर की दूरी पे इंक्रीमेंट कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दिया x से। तो हमने क्या निकाल लिया, कैपिटल dx निकाल लिया। ये तो बस इंक्रीमेंट था। तो d1 में अगर मैं इंक्रीमेंट जोड़ दूं, मुझे क्या मिल जाएगा, सेक्शन का डायमीटर मिल जाएगा। तो ये मेरे सेक्शन का डायमीटर निकल के आ गया। सो दिस इज द डाया ऑफ द सेक्शन। चलो अच्छी बात है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ d1 प्लस सम कांस्टेंट k इंटू एक्स, और k क्या है, कि तो एक कांस्टेंट वैल्यू है d2 माइनस d1 बाय l। तो सिंप्लीफाई करने के लिए लिख दिया d2 माइनस d1 बाय l। अभी पीछे बताया डी डेल्टा विल बी इक्वल टू व्हाट, डी डेल्टा विल बी इक्वल टू p dx अपॉन ax into e। तो pl अपॉन ए। एरिया वेरिएबल है, एरिया वेरिएबल है, पुट करो भैया एरिया इसका। सो p dx अपॉन ax कितना है, पाई डी स्क्वायर। सो पाई dx का होल स्क्वायर बाय 4 इंटू ई। सो पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू ई। देन p इंटू dx, पाई d1 प्लस kx का होल स्क्वायर बाय 4 इंटू ई। क्रॉस चेक कर लेना ये आ रही नहीं आ रही। और सिंप्लीफाई कर सकते हो, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे, 4p अपॉन पाई ई, ये मेरा कॉमन है, उसको बाहर निकाल दिया। सो पाई ई, बाकी सब तो मेरा इंटीग्रेशन के अंदर चला जाएगा। तो dx अपॉन क्या आया नीचे, dx आया d1 प्लस kx का होल स्क्वायर।
ये हमारा एलिमेंट की डिफॉर्मेशन है, मेरे को टोटल डिफॉर्मेशन निकालनी है। तो टोटल डिफॉर्मेशन क्या होगी? समेशन ऑफ ऑल सच डिफॉर्मेशन। तो समेशन कर दो, समेशन 4p अपॉन पाई ई dx अपॉन d1 प्लस के एक्स का होल स्क्वायर। एक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? एक्स वेरी कर रहा है 0 से लेके एल तक। इंटीग्रल ऑफ 1/x² कितना होता है? इंटीग्रल ऑफ 1/x² यानी x की पावर -2 प्लस 1 यानी x की पावर -1 और माइनस साइन और आ जाएगा। So this will be equal to what? This will be equal to 4p upon pi e minus 1 upon d1 plus kx d1 plus kx. So d1 plus kx और साथ में कुछ और आएगा, साथ में हमारा आएगा 3। 3 कहाँ से आ गया भाई? कौन है ये 3 वाला? लिमिट वेरिंग फ्रॉम 0 to l। सो लिमिट वेरिंग फ्रॉम 0 to l 3 आ जाएगा। वो -2 है, क्यूब है ना? अच्छा अच्छा, क्यूब है। कहाँ है क्यूब भाई? ये होता है क्यूब। -2 -1 क्यूब होता है। बेटा इंटीग्रेट कर रहे हो, डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हो। ये जो ये साइन लगता है ना, ये इंटीग्रल का साइन होता है, ये डिफरेंशियल का साइन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिमिट पुट करेंगे, लिमिट माइनस साइन भी है, लिमिट चेंज हो जाएंगे, लिमिट्स विल गेट चेंज्ड 0 से l। सो 4p अपॉन पाई 4p अपॉन पाई ई 4p अपॉन पाई ई पहले 0 डालेंगे। कांस्टेंट के भी है, के भी है, के को भी बाहर निकाल सकते हैं, के को भी बाहर निकाल सकते हैं, के को बाहर निकाल दिया। चलो 0 पुट किया, 0 पुट किया तो क्या आया? 0 पुट किया तो 1/d1 और फिर l पुट किया तो क्या आया? d1 प्लस के एल, d1 प्लस के एल, d1 प्लस के एल। के की वैल्यू डाल दो ऊपर से उठा के, के की वैल्यू डालें अगर ऊपर से उठा के 4p अपॉन पाई ई। के कितना है हमारा? d2 माइनस d1 बाय एल, 1/d1 माइनस अपॉन d1 प्लस d2 माइनस d1 बाय एल इंटू एल। सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई किया, एल ऊपर गया, 4pl अपॉन पाई d2 माइनस d1, एल एल कैंसल आउट हुआ, d1 कैंसल आउट हुआ, d2 बचा। ऊपर एलसीएम लिया, एलसीएम लिया, d2 माइनस d1 आया, नीचे है, नीचे है d2 माइनस d1 कैंसल आउट हो गया। इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई? डेल्टा की वैल्यू आ गई हमारी 4pl अपॉन पाई d1 d2। क्रॉस वेरीफाई कर लो भैया, ये आ रहा है या नहीं आ रहा। एक ई छूटा हुआ है, ई छूटा हुआ है तो ई डाल दो। सो ई छूटा हुआ है तो ई डाल दो, पाई ई। डब्बा बनाओ, सवाल खत्म। अब मैंने आपको डिराइव करके दिया है, वो आपसे डेरिवेशन नहीं पूछेगा, वो सीधा ऑब्जेक्टिव पूछेगा इसके ऊपर। आपको रिजल्ट ध्यान रखना है, यू हैव टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द रिजल्ट। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट है? याद रखना है 4 क्वेश्चंस। नोटेड? डन 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 डन।
नोटेड? लो, एक और प्रॉब्लम जोड़ दो. Do it on your own now. Problem says that find delta. The only change is मैं ज्योमेट्री चेंज कर रहा हूँ. यहाँ पे ज्योमेट्री कैसी थी इसकी? सर्कुलर थी ना. अब जो बार है इसकी ज्योमेट्री चेंज कर दी. नाउ इट इज रेक्टेंगुलर. तो जो क्रॉस सेक्शन है वो बार का वो रेक्टेंगुलर है. चलिए कैलकुलेट. ठीक है, पीछे नहीं हो रहा. कैलकुलेट. आ रहा है किसी का? सेम पीछे वाली अप्रोच ही है. एग्जैक्टली सेम अप्रोच. दी ओनली चेंजेस इन क्रॉस सेक्शन एरिया. जो एरिया है यहाँ पे आपने सर्कल का लिखा है, इस बार ये रेक्टेंगल है. दी ओनली डिफरेंस इज दिस. सो अप्रोच विल कम आउट टू बी सेम. अप्रोच में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा. व्हाट इज टू बी डन? एक्स डिस्टेंस की दूरी पे आपने एक एलिमेंट लिया. सपोज दिस इज अवर एलिमेंट. विड्थ कितनी है इस एलिमेंट की? बी एक्स है. पहले तो बी एक्स निकाल लेंगे, जैसे पीछे आपने डायमीटर निकाला था.
विड्थ चेंज हुई है v2 माइनस v1 ओवर अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच, ओवर अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच l। तो x डिस्टेंस की दूरी पे कितना चेंज आएगा, मल्टीप्लाई बाय x। ये हमारी विड्थ निकल के आ गई, दिस इज द विड्थ। अब अगर मैं d डेल्टा निकालूं, दिस इज इक्वल टू p इंटू डी एक्स अपॉन ए एक्स इंटू ई। सो ए एक्स इंटू ई वैल्यू पुट करी, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बी वन प्लस के एक्स, और के की वैल्यू क्या है, बी टू माइनस बी वन बाय एल, जैसे पीछे किया था। चलो मल्टीप्लाई बाय एक्स, सो पी इंटू डी एक्स अपॉन ए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एरिया है हमारा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है, सो डू बी एक्स इंटू एल। अच्छा ये भी एल कर दिया, ये भी एल कर दिया, तो उसको चेंज कर दो, एल बी, एल तो यहाँ लिख दिया था ना, बी वाला सिंबल भी यूज कर लिया, लेट सपोज कैपिटल बी। तो एरिया कितना हो गया, जो एलिमेंट है हमारा एरिया कितना होगा, बी एक्स इंटू कैपिटल बी। बी एक्स की वैल्यू ये लिखी हुई, सो बी एक्स इंटू कैपिटल बी इंटू ई, वैल्यू पुट करी पी इंटू डी एक्स, बी एक्स की वैल्यू कितनी है, बी वन प्लस के एक्स इंटू बी ई, खत्म। सो टोटल डिफॉर्मेशन इज समेशन ऑफ ऑल सच डिफॉर्मेशन, समेशन ऑफ पी डी एक्स अपॉन summation of p dx upon b1 plus kx into be varying from 0 to l। इंटीग्रल बना 1/x का, 1/x का इंटीग्रल ln x, जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाला, p अपॉन बी बाहर आ गया, p अपॉन बी बाहर आ गया, तो ln ऑफ व्हाट, ln ऑफ b1 प्लस kx, सो ln ऑफ b1 प्लस kx। नेक्स्ट k भी बचा हुआ है, तो k भी बचा हुआ है, सो डिवाइड बाय व्हाट k, सो डिवाइड बाय k, वेरिंग फ्रॉम 0 टू l, वेरी करेगा 0 से लेके l तक, x इक्वल्स टू डेल्टा। चलो कैलकुलेट करो कितनी वैल्यू आ रही है, बी ई बाय के, के की वैल्यू है हमारी बी टू माइनस बी वन बाय एल, सो बी टू माइनस बी वन बाय एल, ये हमारा के हुआ, लॉग ए माइनस बी, सो एल एन बी वन प्लस बी टू माइनस बी वन बाय एल इंटू एल। सो एक के भी है, के की वैल्यू बाहर निकाल ली, जीरो, तो अगर जीरो आ जाएगा तो क्या बनेगा, जीरो आ जाएगा तो क्या बनेगा, सिर्फ बी वन बनेगा, माइनस में है तो डिवीजन में आ गया, माइनस में तो डिवीजन में आ गया। सॉल्व करो देखो क्या आ रहा है, सो डेल्टा इज इक्वल टू पी एल अपॉन बी ई बी टू माइनस बी वन एल एन, एल एल कैंसल आउट हुआ, बी वन कैंसल आउट हुआ, क्या बचा, बी टू बाई बी। रिजल्ट देखो इनका, सो एल एन बी वन बाई बी टू, बहुत बढ़िया भाई। सॉल्व करना होता है, सीधा नोट से उठा के नहीं डालना होता है, मेरे लिए थोड़ी ना सॉल्व कर रहे हो। सो एल एन बी टू बाई बी, सो एक हमने रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन कर लिया, एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कर लिया। अब ज्योमेट्री वो चेंज कर सकता है, ट्राइंगल दे सकता है आपको, या और कोई ज्योमेट्री दे सकता है, सम अदर ज्योमेट्री में आल्सो बी गिवन टू यू, इररेगुलर ज्योमेट्री भी दे सकता है, पर कंसेप्ट यही लगेगा हमेशा, कंसेप्ट टू बी अप्लाइड इज सेम। तो ये हमारा तीसरा केस था, दिस वाज आवर थर्ड केस, नहीं हाँ तीसरा केस था। सो वेरिंग क्रॉस सेक्शन या वेरिंग फोर्स वाला, आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 4।
केस नंबर 4। चौथे केस पे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। So next of the case is deformation due to self weight। अब मुझे क्या निकालना है? सेल्फ वेट की वजह से डिफॉर्मेशन निकालना है। एक्सटर्नल कोई लोड नहीं लगाया आपने, नो एक्सटर्नल लोडिंग इज देयर। So deformation due to self weight। So length of the bar L है, क्रॉस सेक्शन एरिया ये मान सकते हो। सो क्रॉस सेक्शन एरिया नीचे बना के दे देता हूँ ना, नहीं तो बोलोगे। दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये बार कैसा हुआ हमारा? बार है हमारा रेक्टेंगुलर। सो रेक्टेंगुलर बार, तो ये हमारा रेक्टेंगुलर बार है। अब इसके वेट की वजह से डिफॉर्मेशन निकालनी है। लेट अस सपोज यूनिट वेट ऑफ द मटेरियल इज गामा। जो मटेरियल है उसकी यूनिट वेट कितनी है? गामा है। सेम पीछे वाला अप्रोच। क्या पीछे वाला अप्रोच? अब वेट तो पूरी बॉडी का है ना, तो इसका मतलब ये है जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी वेट में इंक्रीमेंट होता जाएगा। इसका मतलब हर एलिमेंट के ऊपर जो लोड लग रहा है वो वेरिएबल है। तो बन गया ये पीछे वाला केस हमारा, वेरिंग फोर्स वाला। इस बात को समझने के लिए क्या कर सकते हो? इस बात को समझने के लिए आप एक एलिमेंट कंसीडर कर सकते हो। सपोज मैंने एक एलिमेंट कंसीडर किया एक्स डिस्टेंस की दूरी पे। इफ आई कंसीडर एन एलिमेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, तो एक एलिमेंट कंसीडर किया एक्स डिस्टेंस की दूरी पे। लेट सपोज इसकी लंबाई है dx। इसके ऊपर कितना वेट लग रहा है? सिर्फ नीचे वाले पोर्शन का वेट लगेगा। इट विल बी सब्जेक्टेड टू द वेट ऑफ व्हाट? दिस पोर्शन ओनली। अब मैं एक्स बढ़ा दूंगा तो वेट क्या कर जाएगी? नीचे वाली बढ़ जाएगी। इतने ही पोर्शन का वेट लग रहा है। अब कितना वेट लग रहा है ये? व्हाट द वेट ऑफ दिस पोर्शन ऑफ मटेरियल बिलो इट? सो वेट ऑफ द पोर्शन ऑफ द मटेरियल बिलो इट, हाउ इट कैन बी कंप्यूटेड? इसको तो मैं पहले बोल सकता हूँ wx। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? यूनिट वेट गामा। नीचे वाले पोर्शन का वॉल्यूम, कितना होगा? नीचे वाले पोर्शन का वॉल्यूम होगा x इंटू है। तो ये नीचे वाले पोर्शन का वॉल्यूम आ गया हमारा। अब जैसे जैसे x बढ़ती जाएगी वेट क्या करता जाएगा? बढ़ता जाएगा, यानी फोर्स वेरिएबल है आपका। तो जो पीछे वाला कंसेप्ट था वापस एप्लीकेबल हो गया। तो हम क्या करेंगे भैया? हम निकालेंगे डी डेल्टा। डी डेल्टा कितनी होगी? पी एक्स डी एक्स अपॉन ए। पिछली बार एरिया वेरिएबल था, इस बार फोर्स वेरिएबल है। वेरिएबल फोर्स की वैल्यू डाल दो। वेरिएबल फोर्स की वैल्यू कितनी है? गामा एक्स ए डी एक्स अपॉन ए। गामा एक्स ए डी एक्स अपॉन ए। तो ये हमारा डी डेल्टा आ गया। कुछ कुछ कटरा पिटरा है। सो गामा एक्स डी एक्स अपॉन ई, क्रॉस वेरीफाई कर लेना। तो हमारा डेल्टा कितना होगा? इंटीग्रल ऑफ डी डेल्टा, इंटीग्रल ऑफ गामा एक्स डी एक्स बाय ई, वेरिंग फ्रॉम 0 to L। सो गामा बाय ई तो कॉमन है, एक्स स्क्वायर बाय 2 बना, वेरिएबल है 0 से लेके एल तक। तो टोटल डिफॉर्मेशन वेट की वजह से कितनी आ गई? गामा एल स्क्वायर बाय 2 ई। चेक कर लो भैया, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आएगा। जरा बताना एरिया का कोई रोल है इसके अंदर? एनी रोल ऑफ एरिया इन दिस कैलकुलेशन? इसका मतलब जैसा मर्जी सेक्शन हो, रिजल्ट क्या आने वाला है? सेम आने वाला है।
नोट करो। तो ये कमेंट डाल सकते हो कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्रॉस सेक्शन डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट ये निकल के आएगी। सो वी कैन से नोट डाल दिया। इफ द बार इज प्रिज्मेटिक, नोट डाल दिया। इफ द बार इज प्रिज्मेटिक, if the bar is prismatic, deformation due to self weight, deformation due to self weight would be same, that is gamma L square by 2e, irrespective of what? Irrespective of geometry, irrespective of geometry of the bar, irrespective of the geometry of the bar, that is चाहे सर्कुलर हो चाहे रेक्टेंगुलर हो, रेक्टेंगुलर बोल दिया तो स्क्वायर भी आ गया उसी के अंदर, और एनी अदर शेप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एनी अदर शेप। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, यूनिट वेट की वैल्यू क्या है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारा सेम है, एरिया इनटू लेंथ, ये हमारी वॉल्यूम निकल के आ गई। एरिया बीएल होगा, एरिया ये अगर रेक्टेंगुलर केस लिया तो बीएल होगा ना, तो ये अपना केस कौन सा चल रहा है? तो अगर रेक्टेंगुलर बार है तो एरिया बीएल है। चेंज कर दोगे भैया फिर एरिया बीएल नहीं रहेगा, देन इट विल गेट चेंज्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो वी कैन से हेयर जो यूनिट वेट है ये वेट पर यूनिट वॉल्यूम है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम है, वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है? एरिया इनटू एल, वॉल्यूम में एक्स से मल्टीप्लाई किया है, वॉल्यूम में एक्स से मल्टीप्लाई किया है, वॉल्यूम में एक्स से मल्टीप्लाई किया है, मतलब क्या सवाल है, बता रहे हो? हाँ किया है, वॉल्यूम में एक्स से मल्टीप्लाई, क्या दिक्कत है? So unit weight is equal to weight per unit volume, area of the bar is A, length of the bar is L। तो हम डेल्टा कैसे लिख सकते हैं? तो अगर यही हमारा केस चले तो डेल्टा विल बी इक्वल टू गामा स्क्वायर अपॉन गामा एल स्क्वायर अपॉन गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e, यही वैल्यू। सो गामा एल स्क्वायर बाय 2e, गामा की वैल्यू पुट करी, w बाय ए एल इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2e, एल एल कैंसल आउट हुआ, एल एल कैंसल आउट हुआ, रिजल्ट आ गया हमारा डब्ल्यू एल अपॉन 2e। अब क्यों कैलकुलेट करके दिया है, इसका भी एक रीजन है। क्या रीजन है चेक करो। लेट अस सपोज ये हमारा बार है, ये वेटलेस बार है, ये हमारा वेटलेस बार है, और इसके ऊपर अगर आप लोड लगाओ डब्ल्यू, इसके वेट के बराबर ही, सेल्फ वेट नहीं है, वेट लगाया आपने डब्ल्यू, उस समय इसकी डिफॉर्मेशन कितनी होगी? निकालते आ रहे हो, इतने सवाल कर लिए अब तो। डब्ल्यू एल अपॉन ए, अभी कितनी आ रही है? डब्ल्यू एल अपॉन 2 ए, यानी उसका आधा निकल के आ जाएगी। इट मीन्स डायरेक्ट कंक्लूजन इज ड्रॉन। तो क्या कंक्लूजन मिला? जो मिलेगा सवाल आपको, तो इस तरह के सवाल बना के देता है। सो वी कैन से deformation in the bar, deformation in the bar due to self weight, deformation in the bar due to self weight कितनी है? WL upon 2A is half the deformation, is half the deformation due to the applied load,
is half the deformation due to the applied load, equal to the weight of the bar, equal to the weight of the bar, कितनी, WL/A। तो अगर आप बार के ऊपर लोड लगाओ जो उसके वेट के बराबर ही है, तो उस समय डिफॉर्मेशन कितनी आएगी। तो मैंने वही बार कंसीडर किया, इसका वेट इस बार कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर लोडिंग अप्लाई कर रहे हो, लोडिंग है W, तो डिफॉर्मेशन निकालने आती है हमें। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी है, WL/A, सो PL/A ही है, P की जगह W आ गया। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछता है इसके बारे में। नोटेड। नोटेड। चेंज कर दो ज्योमेट्री। पहला केस कौन सा लिया था, पहला केस है हमारा रेक्टेंगुलर बार का, दूसरा उठा लो कोनिकल बार। सेकंड ऑफ द केस सेल्फ वेट की वजह से डिफॉर्मेशन निकालनी है, बट बार इज नाउ कोनिकल बार। एक दो एग्जांपल मैं करके दिखा रहा हूँ, एक्सपेक्ट मत करना सवाल में भी यही पूछे आपसे। अभी डिस्कशन का एम बस ये है कि अप्रोच पता चल जाए आपको बस। एनी ऑफ द वेरिएबल कैन बी चेंज्ड, कोई सा भी वेरिएबल बता जा सकता है सवाल के अंदर। कोइंसिडेंस है मेरे पास, कोन है कोन नहीं, प्रिज्म है, कोन नहीं है, बनाना ही पड़ेगा। डायमेंशंस मार्क कर दो, लेंथ इज L, रेडियस बोल दो R। रेडियस की जगह डायमीटर भी दे सकता है। अब मुझे क्या निकालनी है, इसकी डिफॉर्मेशन निकालनी है बिकॉज ऑफ सेल्फ वेट। क्या करेंगे, एक्स डिस्टेंस की दूरी पे एलिमेंट कंसीडर करेंगे, एक्स डिस्टेंस की दूरी पे एलिमेंट कंसीडर किया। एलिमेंट की इस बार ज्योमेट्री क्या होगी, सर्कुलर होगी। अब सर्कुलर से लेने देना नहीं है, दिक्कत क्या है इसके अंदर, पिछले वाले केस से ये वेरिएबल कैसे है, अभी जो हमने केस कंसीडर किया है ये पिछले वाले केस से वेरिएबल कैसे है। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कांस्टेंट नहीं है, पिछले वाले केस में क्रॉस सेक्शन एरिया क्या थी, कांस्टेंट थी, बस फर्क यही है। तो द प्रीवियस केस इट वाज कांस्टेंट, तो ज्योमेट्री से मतलब नहीं है, एरिया से मतलब है। चलो तो फिर अब क्या कंसीडर करें, नेक्स्ट क्या लेना पड़ेगा, वेट। ये हमारा वेट आ जाएगा नीचे वाले पोर्शन का WX, नीचे वाले पोर्शन का WX। अब वेट कितना होगा, यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है भैया, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 ऑफ द एरिया इनटू लंबाई। सो 1/3 ऑफ द एरिया AX इनटू लंबाई। लंबाई कितनी है X, अब ध्यान रखना पहला वाला X कहां पर है, सब्सक्रिप्ट में, दूसरा वाला X मल्टीप्लिकेशन में, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। तो इसका मतलब अब तो मुझे AX निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो AX कितना होगा, पाई RX स्क्वायर, पाई RX स्क्वायर, और RX की वैल्यू कितनी है,
व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ आर? रेडियस कितना वेरी किया? रेडियस वेरी किया है 0 से लेके आर तक, 0 से लेके आर तक। तो एल डिस्टेंस की दूरी पे, एल डिस्टेंस की दूरी पे, ठीक है, 0 से लेके आर तक एल डिस्टेंस की दूरी पे। तो एक्स डिस्टेंस की दूरी पे कितना होगा? एक्स डिस्टेंस की दूरी पे कितना होगा? एक्स डिस्टेंस की दूरी पे कितना होगा? एक्स डिस्टेंस की दूरी पे होगा आर बाय एल इंटू एक्स। ये हमारा, ये सबस्क्रिप्ट में था, ये मल्टीप्लीकेशन में आ गया, तो पाई आर स्क्वायर ये हमारा एरिया है। हाउएवर कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, बट फिर भी कैलकुलेशन करके दे दिया। अब अगर एलिमेंट की डिफॉर्मेशन निकालूं, तो डी डेल्टा, डी डेल्टा विल बी इक्वल टू व्हाट? पी एक्स डी एक्स अपॉन पी एक्स डी एक्स अपॉन ए एक्स इंटू ई। क्या क्या वेरिएबल है? लोड भी वेरिएबल है, एरिया भी वेरिएबल है, दोनों चीजें वेरिएबल है। सो लोड की वैल्यू कितनी है भैया? लोड की वैल्यू है हमारी गामा 1/3 ऑफ एरिया ए एक्स इंटू एक्स इंटू डी एक्स अपॉन ए एक्स इंटू ई। बच गए? कैसे बच गए भैया? एरिया कैंसल आउट हो गया? नहीं कैंसल आउट होता भैया, दो दो जगह इंटीग्रेशन करनी पड़ जाती, फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। सिंप्लीफाई हो गया यहाँ पे। तो अगर इसको और सिंप्लीफाई करूं, क्या वैल्यू आई? गामा अपॉन 3 ई, गामा अपॉन 3 ई और एक्स डी एक्स, यही है। तो टोटल डिफॉर्मेशन, इंटीग्रल ऑफ डी डेल्टा, इंटीग्रल ऑफ गामा अपॉन 3 ई एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स वेरिंग फ्रॉम 0 to L। सो गामा अपॉन 3 ई एक्स स्क्वायर बाय 2 वेरिंग फ्रॉम 0 to L। आ गया टोटल डिफॉर्मेशन। टोटल डिफॉर्मेशन है गामा एल स्क्वायर अपॉन 6 ई। तो गामा एल स्क्वायर अपॉन 6 ऑल्सो यूनिट वेट कितनी है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लंबाई। एरिया, एरिया कौन सा एरिया? 1/3 ऑफ द एरिया। सो 1/3 ऑफ द एरिया, तो ये आ गया 3W अपॉन ए एल। सो 3W अपॉन ए एल। वैल्यू पुट करो, निकाल लो आंसर। सो डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी? सो विल से हेंस डेल्टा इज इक्वल टू 3W अपॉन ए एल इंटू एल स्क्वायर अपॉन 6E। कितना आया डेल्टा? डेल्टा WL अपॉन 2A ही आया। एक और रिजल्ट आया, क्या भैया? एरिया वेरिएबल हो नहीं हो, डेल्टा वेट के टर्म में तो क्या आएगा? सेम आएगा। इट विल बी इक्वल टू WL अपॉन 2A, उसमें कोई चेंज नहीं है। डन। चलो, सेल्फ हेड की कहानी भी खत्म हुई। ये हमारा चौथा केस है। सवाल है इसके ऊपर कोई? नहीं। नहीं है तो फिर अभी थ्योरी ही बची है। चलो कंटिन्यू करते हैं। केसेस मैंने यही रोके, नोट के फॉर्म में डिस्कशन की बात कर रहे हैं। नोट के फॉर्म में डिस्कशन की बात कर रहे हैं क्या? नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज सुपरपोजिशन थ्योरम। वेरी पॉपुलर, वेरी यूजफुल, पर गलती भी कराएगी आपसे ये।
सुपरपोजिशन थ्योरम। क्या बोलती है सुपरपोजिशन? सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है इन जनरल? और द बेसिक मीनिंग ऑफ सुपरपोजिशन, बेसिक मतलब है ऐड कर देना, सुपर इम्पोज कर देना, जोड़ देना दो चीजों को, एक दूसरे के ऊपर अप्लाई कर देना, कुछ भी बोल सकते हो। पर ध्यान रखना, सुपरपोजिशन की थ्योरम तभी काम करेगी जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के ऊपर लीनियरली डिपेंडेंट हो। टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। तो इसको तभी अप्लाई कर पाओगे जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के ऊपर क्या हो, लीनियरली डिपेंडेंट हो। अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है तब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन काम नहीं करेगी, देन इट विल नॉट वर्क। सो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर व्हाट? इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लीनियर फंक्शन। तो पहला पॉइंट तो हम क्या बोल सकते हैं? इट इज एप्लीकेबल इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लीनियर फंक्शन। इसका भी एग्जांपल दूंगा मैं, लीनियर फंक्शन क्या होता है और क्यों इसको डिस्कशन करने की जरूरत पड़ रही है। सो एप्लीकेबल ओनली फॉर लीनियर फंक्शन। क्या बोलता है ये थ्योरम? सो विल से इट स्टेट्स that for all the that for all the linear systems for all the linear system, net response, any total response, so net response caused by two or more factors, net response caused by two or more factors is the sum of responses is the sum of responses of these factors taken together individually. So taken individually. तो क्या बोल रहा है? It states that for all the linear system, net response caused by two or more factors is the sum of the responses of these factors taken individually. कहने का मतलब है हर फैक्टर का जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्स है उसको जोड़ दो, आपको नेट रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अब आप बोलोगे सर फैक्टर का रिस्पॉन्स क्या होता है? समझने के लिए एग्जांपल, फैक्टर है फोर्स। अगर आपने फोर्स लगाया मेंबर के ऊपर, क्या आएगी उसके अंदर? अगर मैंने टेंसाइल फोर्स लगाया मेंबर के ऊपर, रिस्पॉन्स क्या होगा? एक्सटेंशन। तो मेरा फैक्टर है फोर्स, उसका रिस्पॉन्स है एक्सटेंशन। तो अगर दो फोर्स लग रहे हैं हमारे मेंबर के ऊपर अलग अलग, दोनों अलग अलग डिफॉर्मेशन करेंगे। अगर दोनों फोर्स को आपने एक साथ लगा दिया, डिफॉर्मेशन कितनी होगी? दोनों को जोड़ दो। ये मैं क्यों बोल पाया? ये मैं इसलिए बोल पाया क्योंकि फैक्टर का रिस्पॉन्स लीनियर है। कहने का मतलब है डिफॉर्मेशन फोर्स के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है? कहने का मतलब है डिफॉर्मेशन फोर्स के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है? लीनियरली डिपेंडेंट है। डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट? पी एल अपॉन ए। तो डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी है, लीनियर फंक्शन है ये। तो इस बात को समझने के लिए एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल टेक दिस, लेट सपोज वी हैव अ बार। बार के ऊपर आपने लोड लगाया, तो बार के ऊपर हमने लोड लगाया, बार के ऊपर हमने लोड लगाया P1। सो लेंथ है L, एरिया है A। फिर इसी बार के ऊपर मैंने लोड लगाया कितना? इसी बार के ऊपर मैंने लोड लगाया P2। कुछ सेम है भाई, वन हटाना है बस। हाँ, सब कुछ सेम है, बस लोड चेंज कर दिया। या तो बताना पहले वाले केस में डिफॉर्मेशन कितनी है? डेल्टा वन इज इक्वल टू व्हाट? पी एल अपॉन ए। दूसरे वाले केस में डिफॉर्मेशन कितनी है? सेम पी एल अपॉन ए, बस P1 P2 हो जाएंगे वैल्यूज। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है? अगर इसी बार के ऊपर आप एक और लोड लगाओ जिसका मैग्नीट्यूड P1 और P2 के बराबर है, तो अगर आपने इसके ऊपर एक और लोड लगाया जिसका मैग्नीट्यूड P1 और P2 के बराबर है, डुप्लीकेट किया, लेके आए इसको, पर इस बार हमारे फोर्स की वैल्यू कितनी है? इस बार हमारे फोर्स की वैल्यू है P1 प्लस P2। अब आपको अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप बस क्या करो,
आप इन दोनों डिफॉर्मेशन को जोड़ दो तो आप बोलोगे डेल्टा, पहले तो एक्चुअल डेल्टा निकालते हैं हम। कैसे निकालोगे भैया डेल्टा? तो आप डेल्टा बोलोगे इट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 लोड L अपॉन ए, L अपॉन ए। ये तो जो बेसिक थ्योरी से निकाला, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया, तो मैं बोलूंगा डेल्टा विल बी इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। सो P1 L अपॉन ए प्लस P2 L अपॉन ए, ये मेरी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। ये आप क्यों कर पाए हो? ये आप क्यों कर पाए हो? ये हम इसलिए कर पाए हैं क्योंकि जो डेल्टा है वो लीनियर फंक्शन है लोड का। हर जगह काम नहीं करेगी, और जहां काम नहीं करती उसी के ऊपर सवाल बना के देगा वो, तो ध्यान रखना इस चीज का। नोटेड? तो ये पहला एग्जांपल आ गया हमारा, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। ये तो सवाल है। दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल इन द फर्स्ट केस, अब भले ये टॉपिक मैंने नहीं कराया बट इन जनरल अभी जानकारी दे देता हूँ आपको। क्या टॉपिक क्यों नहीं कराया? करा रखा है हमने। कैसे करा रखा है? जरा पहले वाले केस में बताना, मॉडुलस नहीं, सिर्फ रेजिलियंस कितना है इन द फर्स्ट केस? व्हाट इज रेजिलियंस? जो पहले वाला केस है उसमें रेजिलियंस कितना है? एरिया अंडर लोड डिफॉर्मेशन का होती है रेजिलियंस अप टू इलास्टिक लिमिट। यही हमारी स्ट्रेन एनर्जी भी होती है, जैसे स्ट्रेन एनर्जी ऑल्सो। तो रेजिलियंस बोल दो, स्ट्रेन एनर्जी बोल दो। तो पहले वाले केस में स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी? हाफ P1 इंटू डेल्टा वन, विच इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा वन की वैल्यू निकाली आपने, तो सो PL अपॉन ए, सो PL अपॉन ए, ये आ गया स्ट्रेन एनर्जी। उसी तरीके से स्ट्रेन एनर्जी दूसरे वाले बार की, हाफ P2 इंटू डेल्टा टू, सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट? P2 स्क्वायर L अपॉन 2A। अब जब तीसरे वाले बार की स्ट्रेन एनर्जी निकालोगे U, जब ये कैलकुलेट कर रहे होगे, इट विल बी हाउ मच? हाफ P1 प्लस P2, जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है। सो हाफ P1 प्लस P2 इंटू डेल्टा, सो इंटू डेल्टा वैल्यू पुट करी, सो इट विल बी हाउ मच? P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर L अपॉन 2AE। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मत लगा देना, एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे। डोंट अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हियर। So u, which is not equal to what? Which is not equal to u1 plus u2, which is not equal to p1 square L upon 2a plus p2 square L upon 2a, ये इसके बराबर नहीं है। So it is not equal to u1 plus u2। अब क्यों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ पर नहीं लगी? इसलिए नहीं लगी क्योंकि जो मेरी स्ट्रेन एनर्जी है वो लीनियर फंक्शन नहीं है। किसका? लोड का। डिफॉर्मेशन लीनियर फंक्शन थी हमारे लोड का। So principle of superposition is only applicable for linear function.
डन 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 हो गया। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन खत्म हुआ यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। हमारा कौन सा केस था? चौथा केस। सो डिफॉर्मेशन निकालने के लिए चौथा केस कंप्लीटेड। पांचवा केस। पांचवा केस है हमारा डिफॉर्मेशन इन कॉम्पोजिट बार। सो डिफॉर्मेशन इन कॉम्पोजिट बार। सो डिफॉर्मेशन इन कॉम्पोजिट बार। कॉम्पोजिट का मतलब क्या हुआ? कॉम्पोजिट का मतलब है एक से ज्यादा बार मिलेंगे विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एक से ज्यादा बार मिल जाएंगे, सबकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? वेरिएबल होंगी। सो नंबर ऑफ बार्स विल बी मोर देन वन। तो कॉम्पोजिट बार है, कॉम्पोजिट बार है। उठाओ पहला केस। जैसे अवर कॉम्पोजिट बार, हमने दो बार उठाए, दोनों को ज्वाइन किया, आगे प्लेट लगा दी एक, तो हमारा एक कॉम्पोजिट सेक्शन बन गया। दिस इज अवर कॉम्पोजिट सेक्शन। जो पहला वाला बार है इसकी प्रॉपर्टी है एरिया A1 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E1, एरिया A2 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E2। दोनों की लंबाई बराबर है, लेंथ ऑफ बोथ द बार इज सेम। अब दोनों के ऊपर हमने लोड लगाया P। तो मुझे इसकी एक्सटेंशन निकालनी है। आई हैव टू कैलकुलेट द एक्सटेंशन ऑफ दिस। जो भी लोड आपने लगाया दोनों मिलकर कैरी करेंगे। सो वट एवर लोड वी हैव अप्लाइड विल बी कैरिड बाय बोथ कलेक्टिवली। दूसरा, क्योंकि कॉम्पोजिट बार है, दोनों की डिफॉर्मेशन क्या निकल के आएगी? बराबर निकल के आएगी। डिफॉर्मेशन ऑफ बोथ विल कम आउट टू बी सेम। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं उसका, इफ आई ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, इसको उधर लेके आए। ये तो प्लेट है ना, एफबीडी तो मुझे बार की बनानी है। ये बार है, load on this bar is P. So if I draw the free body diagram, let us suppose load carried by the first bar is P1, load carried by the second bar is P2. Since we have started the topic only, इसलिए free body diagram बना के दे रहा हूँ। आगे तो free body diagram बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप डील कर सकते हो। तो ये चीजें तो बेसिक हम ऐसे डील कर सकते हैं। तो वी कैन से नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। पहला रिजल्ट क्या आया? P1 प्लस P2 किसके बराबर है? P के बराबर। So for equilibrium, P1 plus P2 is equal to what? P. Next, we can say for composite bar, क्या कंडीशन है? और composite section डेल्टा वन किसके बराबर होगा? डेल्टा टू के बराबर होगा। डेल्टा वन P1L बाय A1 E1, P2L बाय A2 E2। इसका मतलब एक रिजल्ट हमारे पास ये आ गया, एक रिजल्ट ये आ गया, LL कटा। तो हम बोल सकते हैं P1 अपॉन A1 E1 is equal to P2 upon A2 E2। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व करो, P1 P2 निकाल लो। लैग काहे आ रहा है भाई? दो इक्वेशंस, टू अननोन, P1 P2 निकाल के बताओ फ्रॉम 1 and 2। P1 P2, सॉल्व इट, कैलकुलेट। डेल्टा वन तो डेल्टा टू के बराबर होगा, विच इज इक्वल टू डेल्टा।
आ रहा है किसी का? So P1 comes out to be how much? P1 comes out to be P A1 E1 upon A1 E1 plus A2 E2. उसी तरीके से दिस इज इक्वल टू P A2 E2 डिवाइड बाय A1 E1 plus A2 E2. So A2 E2. What about deformation? डेल्टा 1 डेल्टा 2 कोई सी भी वैल्यू निकाल लो. अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 कोई सी भी वैल्यू निकाल लें विच इज इक्वल टू डेल्टा, ये ऊपर लिखा हुआ. सो इट इज P1L अपॉन A1 E1. तो P1L अपॉन A1 E1. A1 E1 कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा? क्या बच जाएगा? PL ही बच जाएगा हमारा. सो इट विल बी PL अपॉन A1 E1 प्लस A2 E2. डन. चलो, अब कई बार देखो क्या देता है. ये रिजल्ट तो आपने निकाल लिया. अब वो बोलेगा कि मैंने इस कंपोजिट सेक्शन को रिप्लेस कराया एक दूसरे सेक्शन से. मैंने इस कंपोजिट सेक्शन को रिप्लेस कराया एक दूसरे सेक्शन से जिसके ऊपर सेम लोड लगाया, जिसका एरिया इन दोनों सेक्शन के एरिया के बराबर है. बताओ उसकी इक्विवेलेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी होगी. अब मैं आपसे इक्विवेलेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछ रहा हूँ. हो सकता है वो जो इक्विवेलेंट सेक्शन है उसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम रख दे, उसका एरिया पूछ ले आपसे. तो कहने का मतलब है वेरिएबल कुछ भी हो सकता है. फिर से अप्रोच बता रहा हूँ मैं. तो कई बार क्या बोल देगा, तो वी कैन से इफ दिस सेक्शन, so we can say if this composite section is replaced, by another section, another section of same length, subjected to same load, and area equal to area of these two sections, then अगर आपको डिफॉर्मेशन सेम चाहिए, सो देन फॉर सेम डिफॉर्मेशन ई इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल के बता दो कितनी है. देन फॉर सेम डिफॉर्मेशन equivalent modulus of elasticity of this section is given by equivalent modulus of elasticity of this section is given by. कॉपी पेस्ट करो. हमारा सेक्शन यही था ना, दिस वाज आवर सेक्शन. इसको उठाया पूरा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी. सवाल ये है कि आपने सेक्शन को रिप्लेस कर दिया एक दूसरे सेक्शन से.
ये इक्वलेंट है, एक दूसरे सेक्शन से रिप्लेस किया, कंट्रोल वी, तो ये हमारा दूसरा सेक्शन है। फर्क बस ये है कि इस सेक्शन का एरिया क्या है, उन दोनों के एरिया के बराबर है। छोटा कर दिया था ना, इरेज, इरेज, ये बीच में से इरेज, लंबाई भी वही रखी। तो अब इसका एरिया कितना है, अब इसका एरिया है A1 प्लस A2 और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी है, ई इक्वलेंट। एम इज टू कैलकुलेट ई इक्वलेंट, क्या करो डेल्टा बराबर कर दो दोनों जगह। तो अगर इसका डेल्टा डेल्टा है, इसका डेल्टा डेल्टा डैश है, दोनों के डेल्टा क्या है, सेम है, वो डेल्टा आर सेम। तो डेल्टा तो आप निकाल चुके हो, कितना है भैया हमारा डेल्टा। सो डेल्टा ये पीछे निकाला हुआ कहाँ था, ये रहा, इसको भी सीधा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं, दोबारा काहे लिखे। कंट्रोल सी है तो कैलकुलेट कर रखा है हमने, कंट्रोल वी, दिस यू हैव कंप्यूटेड, अभी पीछे निकाल के आया हूँ पूरा इसको। सो हियर डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, पीएल अपॉन ए वन प्लस ए टू। डेल्टा डैश कितनी है हमारी, हियर डेल्टा डैश इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा डैश इज इक्वल टू पी एल अपॉन A1 प्लस A2 इंटू ई इक्वलेंट, दोनों बराबर कर दो। सो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा डैश, अगर बराबर करूंगा तो पी एल कट गया, तो ई इक्वलेंट कितना आ गया, ई इक्वलेंट आ गया हमारा, ई इक्वलेंट आ गया हमारा A1 प्लस A2 अपॉन A1 प्लस E2। अब आपको सवालों में डायरेक्टली अप्लाई करना है, ऐसे मैंने डिराइव करके दिया है यहाँ पे, अपॉन A1 प्लस A2 अपॉन A1 प्लस E2। So from where this entire concept come, this is being derived in detail. So this is our A equivalent. Noted? Oops. Done. कौन सा केस सही है, कंपोजिट बार पांचवा केस। चलो केस नंबर 6, अभी भी डिफॉर्मेशन ही कर रहे हैं। डिफॉर्मेशन फॉर मेंबर सब्जेक्टेड टू, मेंबर सब्जेक्टेड टू, मेंबर सब्जेक्टेड टू rigid body movement. So member subjected to rigid body movement. So sixth case, इस बार मेंबर में आपके रिजिड बॉडी मूवमेंट भी है। अब क्या है रिजिड बॉडी मूवमेंट, उसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। सो रिजिड बॉडी मूवमेंट, देखो क्या केस है रिजिड बॉडी मूवमेंट का।
So this is the case. चलो देखो क्या सिचुएशन है. व्हाट इज द सिचुएशन गिवन टू यू? प्रोसेस है, प्रोसेस की पूरी अंडरस्टैंडिंग निकालने की है क्या पूरी कहानी. चेक द सिचुएशन. अब 3 बार है हमारे पास. देयर आर 3 बार्स. 2 आइडेंटिकल बार है. सी डी आइडेंटिकल है ईएफ के, लंबाई भी बराबर है, एरिया भी बराबर है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बराबर है. और ए बी बार डिफरेंट है. इसका एरिया भी अलग है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी अलग है और लंबाई भी अलग है. तीनों चीजों में डिफरेंस दिख रहा है आपको. अब तीनों बार को मैंने देखो ऊपर ए सी और ई पॉइंट में पिन से ज्वाइन कर रखा है. सी डी और ईएफ बार रेस्ट कर रहे हैं सरफेस के ऊपर. दे आर रेस्टिंग ओवर द हार्ड सरफेस. AB is not resting over the hard surface, it is free for the movement. इसमें डिफॉर्मेशन के ऊपर कोई रिस्ट्रेन नहीं है. हमने AB बार के ऊपर लोड लगाया P. तो पहली चीज, AB बार एक्सटेंड करेगा बिकॉज ऑफ दिस लोड P ओनली. जो AB बार है इसमें एक्सटेंशन होगी, ठीक है. तो B पॉइंट नीचे आएगा किसके बराबर? इक्वल टू द डिफॉर्मेशन ऑफ AB बार. बट अब क्योंकि आपने पिन से ऊपर वाले तीनों बारों को ज्वाइन कर रखा है, तो एक रॉड लगी हुई है, रॉड जुड़ी हुई है तीनों से पिन के थ्रू, तो वो रिजिड बार है हमारा. दैट इज अवर रिजिड बार. अब वो रिजिड बार है, उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि भैया वो रिजिड बार है तो उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगी. इट विल नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन. तो इस रिजिड बार जो व्हाइट कलर से मैंने आपको बना के दिखाया है, शेड कर लो इसे, इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगी. इसका मतलब है जो लोड आपने बार ए बी के ऊपर लगाया वो सेम पिन के ऊपर भी लगेगा. पिन ने इस लोड को ट्रांसफर किया इस रिजिड बार के ऊपर. रिजिड बार सी और ई वाली पिन के ऊपर भी इस लोड को ट्रांसफर करेगा, जिसकी वजह से सी डी और ई एफ भी डिफॉर्म हो जाएंगे. और जितनी डिफॉर्मेशन सी और ई में होगी उतनी डिफॉर्मेशन ए में भी होगी, यानी ए पॉइंट भी उतना ही नीचे आएगा. इसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी मूवमेंट. तो क्योंकि आपका जो बार है ए सी ई ये रिजिड है, इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो सकती. इट कैनॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन. तो इसका मतलब बी पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट में एक तो रिजिड बॉडी मूवमेंट होगा और एक ए बी बार का खुद का डिफॉर्मेशन होगा. दोनों चीजें इंक्लूडेड होगी. बोथ विल बी इंक्लूडेड. इस बात को समझने के लिए क्या कर सकते हो आप? टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट मैंने पूरे सिस्टम को दोबारा बनाया. कंट्रोल सी कंट्रोल बी. ये क्या हुआ भाई? तो हमें पता है प्रोसेस डायनामिक है, डायग्राम स्टैटिक है, सारी चीजें एक साथ नहीं बताई जा सकती. बट फिर भी उसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जब आप लोड लगाओगे व्हाट विल हैपन? पहली चीज तो क्या होगी? पहली चीज तो ये होगी कि हमारा सी ए ई का लेवल कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा. इट विल कम डाउन. इट विल कम डाउन. ठीक है, तो ये नीचे आएगा. तो नीचे दिखाने के लिए भैया इसको भगाया, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है. दूसरा बार बी सेलेक्ट करके नीचे ला सकते हैं. बिल्कुल ला सकते हैं. ये देखो बिल्कुल सही चीज है ये. इसको भगाया. अभी जो चीज मैंने आपको दिखाई है ये सिर्फ क्या है? ये डिफॉर्मेशन है किसके अंदर? सी डी और ई एफ के अंदर. जितनी डिफॉर्मेशन सी डी और ई एफ के अंदर हुई उतना ही ए पॉइंट भी नीचे आ जाएगा. तो उतना ही ए पॉइंट भी नीचे आ जाएगा. तो ये दिखा दिया, उतना ही ए पॉइंट नीचे आ गया. इसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी मूवमेंट. दिस इज अवर रिजिड बॉडी मूवमेंट डेल्टा ए.
नाम डाल दो वापस वही के वही। तो ये था हमारा सी, ये था ए पॉइंट और ये था ई पॉइंट। बी पॉइंट भी कितना नीचे आ जाएगा, बी पॉइंट भी कितना नीचे आ जाएगा, बी पॉइंट विल आल्सो बी डिस्प्लेस्ड बाय हाउ मच, बाय डेल्टा आई। तो बी पॉइंट भी तो डेल्टा आई डिस्प्लेस हो जाएगा नीचे, तो बी पॉइंट भी डेल्टा आई डिस्प्लेस होगा। चलो बी पॉइंट को भैया डेल्टा आई डिस्प्लेस किया, तो बी पॉइंट को हमने डेल्टा आई डिस्प्लेस कराया। दूसरा सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ए बी के अंदर भी तो डिफॉर्मेशन आएगी, तो ए बी के अंदर भी डिफॉर्मेशन आएगी। इसका मतलब बी पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट पूछेगा वो आपसे। बी पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट में दो कंपोनेंट होंगे, टू कंपोनेंट्स विल बी इन्वॉल्व। कौन कौन से दो कंपोनेंट, पहला दिस कंपोनेंट विल बी इक्वल टू डेल्टा ए, दूसरा दिस कंपोनेंट विल बी इक्वल टू उसकी खुद की डिफॉर्मेशन बार की। तो ये हमारा बी पॉइंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डेल्टा ए, इसको हम बोलेंगे डेल्टा ए बी, जो निकालते आ रहे हो अभी। सो दिस इज योर रिजिड बॉडी मूवमेंट का एक एग्जांपल है, वन ऑफ द एग्जांपल इज गिवन टू यू। अब आप बोलोगे सर सी डी और ई एफ बार सर कंप्रेस ही क्यों हुआ, भैया उसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। फॉर दैट यू कैन गो फॉर द फ्री बॉडी डायग्राम, वो भी आगे बना के दे देता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम उसका। ज्यादा पास आ गए, इसको दूर कर दो। नोट कर लिया सबने। चले आगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इसका आप, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। तो अभी कॉपी पेस्ट हो जाता है, टाइम बच रहा है इससे बहुत, तो बार बार बनाने बैठ जाता फिर तो हो जाता काम। सो फ्री बॉडी डायग्राम, ये ए था, बीच वाला ए था। सो दिस वाज ए, दिस वाज सी एंड ई। सो ए सी ई, सो ए सी ई। चेक, इफ यू टॉक अबाउट द फ्री बॉडी डायग्राम, लोड अप्लाई किया हमने किसके ऊपर, बार ए बी के ऊपर। सो बार ए बी के ऊपर, सो ओवर द बार ए बी,
तो जो पिन कनेक्टेड है, जो पिन कनेक्टेड है ए पॉइंट पे, जो पिन कनेक्टेड है ए पॉइंट पे, उस पे लोड लगती है किस डायरेक्शन के अंदर? जो पिन कनेक्टेड है ए पॉइंट पे, उस पे लोड लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब पिन के ऊपर लोड लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पिन इसी लोड को ट्रांसफर करती बार के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, तो पिन इसी लोड को ट्रांसफर करती बार के ऊपर अपर डायरेक्शन में। खत्म कहानी। चलो अब मैं आ गया ऊपर रिजिड बार के ऊपर। पिन वॉज कनेक्टेड विद रिजिड बार ऑल्सो, तो रिजिड बार ऑल्सो, तो पिन के ऊपर लोड लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, रिजिड बार भी सी और ई पे, सी और ई पे ट्रांसफर करते, सी और ई पे ट्रांसफर करते, तो सी और ई पे जो पिन लगी हुई है उस पे लोड किस पे ट्रांसफर होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो सी और ई पे जो बार है उस पे लोड ट्रांसफर हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उस पे लोड ट्रांसफर हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, P1 P2। इतना ही लोड ये ट्रांसफर करते रिजिड बार के ऊपर अपर डायरेक्शन में, इतना ही लोड ये ट्रांसफर करते रिजिड बार के ऊपर अपर डायरेक्शन में। सो दिस इज P1 P2। ये आ गया फ्री बॉडी डायग्राम। सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम। तो एफबीडी बन गया, यहीं से समझ में आ गया कि सीडी और ईएफ के अंदर कंप्रेशन है, देयर इज कंप्रेशन बिटवीन सीडी एंड। तो बस कैलकुलेशन ही करनी है आपको, लगाओ कैलकुलेशन और क्या। सो फर्स्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं सिग्मा एफ आई जीरो, सिग्मा एफ आई जीरो, इसका मतलब क्या आया? पी किसके बराबर है? P1 प्लस V2 के बराबर है, सो P1 प्लस V2 के बराबर है। दूसरा, इसके बीच की दूरी ले लो कुछ भी, इक्वल दूरी पे है तो इक्वल डिस्टेंस पे है, सो इक्वल डिस्टेंस पे है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल, डिस्टेंस इज इक्वल, लेट अस सपोज बी, बी लिखा हुआ है पहले भी, तो लेट अस सपोज टी, दिस इज आल्सो टी, तो इक्वल डिस्टेंस पे है। मोमेंट कर दो, पिन है ए बी और सी, पिन पॉइंट है, पिन पॉइंट है, इसका मतलब मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा, तो मोमेंट जीरो होगा, तो लेट अस सपोज नेट मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज जीरो, सो नेट मोमेंट अबाउट पॉइंट ए जीरो, इसका मतलब क्या बोल सकते हो आप? P1 into T minus P2 into T is equal to zero. What conclusion is drawn? P1 is equal to P2। अगर P1 P2 के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि P1 P2 बराबर P by 2 फ्रॉम 1 and 2। तो एक कंक्लूजन ये आगे निकल के, दिस इज वन ऑफ द कंक्लूजन। नेक्स्ट, हमारा जो मेंबर है सी डी, हमारा जो मेंबर है सी डी और ई एफ, इसमें क्या निकाल सकते हो आप? डिफॉर्मेशन निकाल सकते हो। सो आई विल से डेल्टा सी डी विल बी इक्वल टू डेल्टा ई एफ, आइडेंटिकल मेंबर है दोनों, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? पी एल अपॉन ए, सो पी एल अपॉन ए टू ई टू, और यही किसके बराबर होगा? रिजिड बॉडी मूवमेंट ऑफ ए के बराबर, तो पीछे डायग्राम में डेल्टा ए लिखा हुआ है, ये रहा, विच इज इक्वल टू डेल्टा ए। क्रॉस वेरीफाई कर लेना एक बार इसको। खत्म बात। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, second point of reference, deformation in bar AB. So delta AB will be equal to PL upon A1 E1। तो ये डेल्टा ए भी आ गया, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी विल बी हाउ मच। सो हेंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी will be equal to delta A plus delta AB। This was the point of discussion, और यही सवाल भी है आपका। उस समय बस आपको लेंथ वेंथ सब कुछ डाल के दे देगा, ओनली लेंथ वेंथ विल बी गिवन टू यू, बट थ्योरी यही लगेगी हमारी।
डन। डन तो अप्लाई करो, कोई सवाल इसके ऊपर? रेफर द प्रॉब्लम ऑन दिस। आया किसी का? सोए मैम।
0.725। देखो 2-3 लोगों का 0.725 आया, तो यही होगा आंसर। पॉइंट 675 कैसे आ रहा है? चलो छोड़ो, सॉल्व ही करके देते हैं। क्या बोल रहा है सवाल? सवाल बोल रहा है लॉन्ग रेक्टेंगुलर कॉपर बार अंडर टेंसाइल लोड ऑफ पी हैंग्स फ्रॉम अ पिन दैट इज सपोर्टेड बाय टू स्टील पोर्ट्स। दो स्टील पोर्ट से कनेक्टेड है। कॉपर बार हैज अ लेंथ ऑफ, दो रेक्टेंगुलर कॉपर बार है। कॉपर बार हैज अ लेंथ ऑफ 2 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया 4800 mm², मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 120 GPa। फॉर ईच स्टील पोस्ट हाइट इज 0.5 मीटर। ठीक है। फॉर ईच स्टील पोस्ट क्रॉस सेक्शन एरिया इज 4500 mm²। ठीक है, समझ में आ गया। देन determine the downward displacement of the lower end of the copper bar। तो कॉपर बार, दो स्टील पोस्ट है, और स्टील पोस्ट की लंबाई कितनी दे रखी है इसने आपको? 0.5 मीटर की दे रखी है। कॉपर बार की लंबाई दे रखी है 2 मीटर की। इसका मतलब यहीं से उठा सकता हूँ उसको मैं, डायग्राम तो यही ले सकता हूँ ना मैं। आई कैन कंसिडर द सेम डायग्राम ओनली। तो यही है सवाल। तो सेम प्रॉब्लम है, तो सेम प्रॉब्लम है, तो ये उठाया हमने। तो कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, ये कंट्रोल वी कर दिया। सेम यही सिचुएशन है वापस, सेम सिचुएशन। डायग्राम छोटा कर दिया है, मैं छोटे डायग्राम की रिक्वायरमेंट है। तो सेम वही कहानी है, पीछे आपने कर रखा है, तो इनफैक्ट कॉपी में तो आप क्वेश्चन एक दूसरे के बाद ही लिख रहे हो। तो ये हमारी सिचुएशन है। तो बोल रहा है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो सेम वही कैलकुलेशन है, मेरे को बस वैल्यूज पुट करनी है। तो सॉल्यूशन, ए पार्ट मेरे को क्या निकालना है? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। सो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी। सो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी। सो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी। बी पॉइंट की डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। बी पॉइंट की डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, किसके बराबर होगा? डेल्टा ए प्लस डिफॉर्मेशन ऑफ ए बी। डेल्टा ए रिजिड बॉडी मूवमेंट है, जो किसके बराबर है? स्टील में जो कंप्रेशन है, और स्टील में कंप्रेशन के लिए लोड कितना आ जाएगा? P/2। सो P/2 L2 अपॉन A2 E2। और ये कितना था हमारा? PL1 अपॉन A1 E1। बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। जो हमारा L2 है वो स्टील का है, और जो L1 है वो कॉपर का है। L1 इज ऑफ कॉपर। दोनों की अलग अलग वैल्यू बताओ जरा, बताना ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है? दिस वैल्यू इज हाउ मच? ये पहला पार्ट है। दोनों के अलग अलग कंपोनेंट जोड़ के बताओ। पी दे रखा है ना आपको, ये रहा 180 किलो न्यूटन दे रखा है। सो सेपरेट कंपोनेंट्स निकालो और आंसर बताओ कितना आ रहा है। 0.635। इसमें भी अभी परेशान करेंगे, ये डाल दो भैया खुद ही वैल्यू, जस्ट आंसर बताएंगे। सो 180 किलो न्यूटन डिवाइड बाय 2। लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है हमारी? 0.5 मीटर अपॉन एरिया। स्टील का एरिया कितना है? 4500 mm²। 4500 mm², ऊपर किलो न्यूटन में डाला हुआ है। और ई कितनी है? ये है 100 GPa। ई हमारी है 100 GPa। 100 GPa गीगा पास्कल, और ऊपर वैल्यू है किलो न्यूटन के अंदर। कौन सा फैक्टर आ जाएगा? सो गीगा पास्कल है, गीगा पास्कल। ये 100 गीगा पास्कल में, ये 100 किलो न्यूटन के अंदर है। क्या कन्वर्जन का फैक्टर लगेगा? व्हाट कन्वर्जन फैक्टर इज टू बी अप्लाइड? इसके अंदर भी
आंसर निकाल दिया, कन्वर्जन फैक्टर बोल रहा हूँ वो भी नहीं आ रहा। फिर भाई आंसर कैसे निकाल लेते हो? सो 10⁻³ सो 180 इंटू 2 मीटर है ये, कॉपर वाला तो 2 मीटर है ना कॉपर। कॉपर बार है द लेंथ ऑफ 2 मीटर इंटू 10⁻³ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 48 और 120, 4800 इंटू 120। अब निकाल लो आंसर। अब दोनों कंपोनेंट निकाल लो। तो ये पहला कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट है, ये रिजिड बॉडी मूवमेंट है, दिस इज रिजिड बॉडी मूवमेंट 0.625 एंड 0.1। सो 0.1 प्लस 0.625 क्रॉस वेरीफाई कर देना यही है या नहीं है। सो 0.635 mm। अब दूसरे पार्ट में क्या पूछा है इसने? दूसरे पार्ट में ये पूछा है, कहाँ गए, मैक्सिमम परमिसिबल लोड इफ द डिस्प्लेसमेंट इज लिमिटेड टू 1 mm। बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट लिमिटेड है 1 mm के, तो आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम परमिसिबल लोड बता दो। डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है? देखो लोड का लीनियर फंक्शन है, तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल में क्या बनाऊं, डेल्टा इसके लिए बना दिया, ये डिफॉर्मेशन बता दी। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या बचता है, वो और कुछ तो है ही नहीं यार, डेल्टा डी, चलो डी। तो डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड है, तो हम बोल सकते हैं D1 अपॉन P1 इज इक्वल टू D2 अपॉन P2। तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी आई 0.635, लोड कितना था 180, परमिसिबल है 1 mm। P2 आपको निकालना है, कैलकुलेट कर लो P2 कितना आ रहा है। 0.725 होगा, 0.725 कर दो, जिसका जो आ रहा है। पूछा ही तो था आप लोगों से भैया कितना है ये। सो 0.725, 0.725 चेंज कर दो, 0.725, 0.725। P2 निकाल लो कितना आ रहा है। 748.28। नोटेड। डन। देखो अगला सवाल फिर। चार सौ 360, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 2.1 मीटर, 0.6 मीटर का फर्क है दोनों के बीच में, लंबाई है 2.4।
यानी दूसरे की लंबाई कितनी हो जाएगी? 3 मीटर हो जाएगी। सेम पीछे वाला सवाल है, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया उसके अंदर। हुआ किसी का? आ रहे किसी का रिजल्ट?
चलो देखो, अभी तक तो निकल के आ जाना चाहिए. So horizontal rigid beam ABCD is supported by the vertical bars BE and CF and is loaded by vertical forces at the end of the magnitude 400 और 360 kilonewton acting at point A and D respectively. Bar BE and CF are made up of steel. ये दोनों स्टील के बने हुए हैं. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दी हुई है. क्रॉस सेक्शन एरिया बीई का दे रखा है 11,000 और सीएफ का दे रखा है 9,300 mm स्क्वायर. बार किस तरीके से अरेंज है दिखा रखा है. कंप्यूट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एंड डी. ए पॉइंट की और डी पॉइंट की आपको डिस्प्लेसमेंट बतानी है. तो ए पॉइंट और डी पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट लगानी है. फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो लोडिंग आपने बनाया दिखा रखी है यहाँ पे, वॉट एवर द लोडिंग इज बीइंग शोन टू यू, अकॉर्डिंग टू दैट दोनों डाउनवर्ड लोड है. दोनों डाउनवर्ड लोड है. डाउनवर्ड लोड है. ये डाउनवर्ड लोड इस पिन के थ्रू ट्रांसफर होगा किसके ऊपर? बीई के ऊपर और सीएफ के ऊपर. दोनों में कौन सी लोडिंग आएगी? कंप्रेसिव लोडिंग आएगी. और जो हमारा रिजिड बीम है एबीसीडी, इसके ऊपर अपवर्ड लोड आ जाएगा. तो मैंने तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया. सॉल्यूशन, फ्री बॉडी डायग्राम. सो ये हमारी फ्री बॉडी डायग्राम है. बीसी है और ये सीएफ है. लेंथ का भी वेरिएशन है, उसका भी ध्यान रखना. टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट. फोर्स की अगर हम बात करें, P1 लग रहा है 400 किलो न्यूटन नीचे. यहाँ पे लग रहा है P2 360 किलो न्यूटन नीचे. ये लोड पिन के थ्रू ट्रांसफर होगा इन दोनों मेंबर के ऊपर. इसकी वैल्यू कुछ दे देंगे. गिव सम वैल्यू. नीचे से रिएक्शन डेवलप होगी, फिक्स है नीचे से. इतना ही लोड ट्रांसफर होगा हमारे रिजिड बीम के ऊपर. ये तो मेरा फ्री बॉडी डायग्राम आ गया. वैल्यू कितनी दे रखी है? 300, 400 और 360. तो 400 किलो न्यूटन, 360 किलो न्यूटन. ये हमारी रिएक्शन है R1. ये हमारी रिएक्शन है, नहीं R1 मत बोलो, 1 2 उधर लिखा हुआ है. सो लेट अस सपोज रिएक्शन है R3, रिएक्शन है R4. ये हमारा P3, ये है हमारा P4. सेम P3 होगा, सेम P4 होगा. फ्री बॉडी डायग्राम आ गया रिजिड बीम का और बार्स का. तो पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या बोल सकते हैं? पहला पॉइंट अगर हम रिजिड बीम के लिए लगाएं, सिग्मा FI 0. सिग्मा FI 0, इसका मतलब ये हुआ P3 प्लस P4 बराबर कितना हो जाएगा? 400 प्लस 360, 760 किलो न्यूटन. 760 किलो न्यूटन फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पिन है ये. पिन है तो क्या कर सकते हो? मोमेंट निकाल सकते हो. तो मोमेंट निकालो. सो नेट मोमेंट अबाउट बी 0. तो नेट मोमेंट अबाउट बी 0, इसका मतलब ये हुआ बी पॉइंट हमारी कौन सी थी? बी और सी. ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है. सो मोमेंट अबाउट बी, तो 400 इंटू वॉट? 400 इंटू 1.5. 400 इंटू 1.5. कैसी है मोमेंट? एंटी क्लॉकवाइज. तो एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव ले रहे हैं. तो बी पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. P3 की कोई मोमेंट नहीं होगी. P4 की मोमेंट. P4 इंटू वॉट? P4 इंटू दूरी कितनी है? 1.5 मीटर की. 1.5 मीटर की दूरी. मोमेंट का नेचर क्या? बी पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज. तो ये भी पॉजिटिव. तो ये भी पॉजिटिव आ गया. सो एंटी क्लॉकवाइज. फिर है 360. 360 दूरी कितनी होगी? 2.1, 1.5 यानी 3.6. 3.6. 3.6. मोमेंट कैसी है? मोमेंट हमारी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज माइनस साइन हो गया. दिस इज इक्वल टू 0. तो ये हमारा इक्वल टू 0 आ गया. सिंप्लीफाई करके निकाल लो कितना आ रहा है. डायरेक्शन भी चेक कर लेना, नेचर भी चेक कर लेना एक बार. फोर 464. कितनी आ रही है? 464. P4 की वैल्यू
P4 की वैल्यू आ गई 464 किलो न्यूटन। तो P3 कितना हुआ, घटाओ 760 में से 296, 296 किलो न्यूटन। P3 P4 निकाल लिया, तो इन बारों का नाम क्या है, F, ये था E, ये था F, तो ये E और F था। तो निकालो डेल्टा BE, डिफॉर्मेशन इन BE, P3L3/A3 निकाल के तो कितनी आ रही है, ये आपका काम है कैलकुलेशन करना। डालो सारी वैल्यूज, निकाल के बताओ कितना आ रहा है। उसी तरीके से डेल्टा CF भी निकाल के दो, P4L4/A4E4, सारे पैरामीटर दिए हुए हैं, वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करके निकाल के बताओ कितना आ रहा है। तो दोनों में डिफॉर्मेशन निकाली है, डिफॉर्मेशन इन बोथ 0.403, सबका ये आ रहा है, क्रॉस वेरीफाई कर लेना। 0.4, तो 0.4 mm, और ये है हमारा 0.6 mm। नीचे से तो फिक्स है ये, नीचे से फिक्स है, यानी बी पॉइंट कितना नीचे आ जाएगा, यानी अब अगर मैं इसको बना के दिखाऊं सिचुएशन को, ये हमारी सिचुएशन है ओरिजिनल, ओरिजिनल तो फिर ऐसे ही रखो ना, बी सी डी, डी था ना, हाँ। तो बी कितना नीचे आया, बी आया 0.4 और सी आया 0.6, और बार है हमारा रिजिड, बार है हमारा रिजिड, तो यानी ये सिचुएशन बनेगी, दिस इज अवर सिचुएशन। तो बी की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 0.4 mm, और सी की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 0.6 mm। तो लेट सपोज ये बन गया ए डैश, ये बन गया बी डैश, ये बन गया सी डैश, ये बन गया डी डैश। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.4 mm, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.6 mm। दूरियां दे रखी है, डेढ़ डेढ़ 2.1, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 2.1 मीटर। अब जरा चेक करो, क्या चेक करो, ये चेक करो कि 1.5 मीटर की दूरी पे बी और सी में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितनी आई। आपको तो ए पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ना, ए और डी पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट, एम इज दैट टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एंड डी पॉइंट। तो एक ये डिस्प्लेसमेंट है और एक ये डिस्प्लेसमेंट निकालनी है सवाल के अंदर, और यानी ये डेल्टा ए निकालना है और आपको निकालना है डेल्टा डी। तो 1.5 मीटर की दूरी पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 1.5 मीटर की दूरी पे हुआ 0.2 मीटर का डिस्प्लेस, 0.2 mm का डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब इधर भी 1.5 mm की दूरी पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, पीछे भी रिजिड बार है, तो ये हमारा 1.5 mm पे 0.2 mm, तो ये 0.2 mm, तो ये भी कितना होगा। कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है कि टोटल बी आया 0.4 mm, जिसमें से ये दूरी कितनी है, डायग्राम स्केल पे नहीं है, ध्यान रखना, ये आपने निकाल के बताया 0.2 mm। सो 1.5 mm की दूरी पे बी और सी में रिलेटिव कितना चेंज आया, नहीं ये नहीं है, 0.2 अभी जो कैलकुलेट किया है वो ये नहीं है, अभी जो कैलकुलेट किया वो हमने ये है, ये वैल्यू 0.2 mm है, आपने ये चीज निकाल के दी है 0.2 mm, अभी जो कैलकुलेशन करी है आपने, दिस इज 0.2 mm। तो पीछे भी 1.5 mm की दूरी पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, 0.2 mm का ही होगा। इसका मतलब ये भी कितना मानेंगे हम, या कितना होगा मानेंगे क्या, ये भी हमारा 0.2 mm है। तो अगर ये 0.2 mm है, ऊपर वाला 0.4 mm है, तो डेल्टा ए कितना आ गया, तो डेल्टा ए आ गया हमारा 0.4 - 0.2, यानी 0.2 mm। उसी तरीके से, उसी तरीके से अब मैं आगे बढ़ू, अगर 1.5 मीटर की दूरी पे 0.2 mm है, तो 2.1 mm की दूरी पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, खत्म कहानी। तो डेल्टा डी 0.6 तो है ही, 0.6 प्लस, 0.6 प्लस, और आपने बताया 1.5 मीटर की दूरी पे 0.2 mm, तो 2.1 mm की दूरी पे मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट डी।
0.88 क्रॉस वेरीफाई कर लेना कैलकुलेशन 0.88 mm डन डन। तो देखो दूसरा सवाल। एल क्या है इसके अंदर? अच्छा ये एल है, लोड की दूरी डायग्राम में मार्क्ड नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है। So a bar is hanging from a ceiling from two wires, 1 and 2. Bar is provided with a hinge A at a distance A from the right wire. अच्छा राइट वाली वायर से A डिस्टेंस की दूरी पे, और लेफ्ट वाली वायर से B डिस्टेंस की दूरी पे। ठीक है, it is provided with a hinge. The load P is applied at a distance of L from the hinge. ठीक है, L मार्क करके दे दिया। Find the forces developed in both the wires. तो दोनों वायर में कितना फोर्स डेवलप होगा? बार, अच्छा ए बी हमारा बार है, सो ए बी इज दी बार। फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। अगेन यू हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ओनली, वहीं से हो जाएगा। तो लोड दोनों वायर्स के अंदर क्या डेवलप हो जाएगी? टेंशन। तो लोड अप्लाई किया, बार नीचे आएगा, दोनों वायर पुल होंगी, दोनों वायर पुल होंगी, दोनों वायर के अंदर टेंशन। तो पहला पॉइंट तो यही है, तो दोनों वायर के अंदर टेंशन डेवलप हो गई। तो टेंशन इज डेवलप्ड इन बोथ दी वायर्स। सो टेंशन डेवलप्ड इन बोथ दी वायर्स। नीचे हमारा बार है, अगर बार की फ्री बॉडी बनाएंगे, ऑपोजिट लोड लगा इसके ऊपर, ऑपोजिट लगा, और ये आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड लगा रखा। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपने इसमें लोड लगा रखा। हिंज है, हिंज पे रिएक्शन डेवलप होगी, हिंज पे रिएक्शन डेवलप होगी, दो रिएक्शन हिंज पे दिखा दिए। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम आ गया। P1, P2, दिस इज ऑल्सो P1, दिस इज ऑल्सो P2। डाउनवर्ड डायरेक्शन में P अप्लाई किया, ये मान लो RY, ये मान लो RX। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दी वायर एंड बार। ये FBD आ गया इसका, FBD आ गया। P1 P2 अलग अलग है, कैलकुलेट करके पता चलेगा सेम है या अलग अलग है। चलो लगाओ। तो हम बोलेंगे नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो। अगर नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में जीरो है तो पहली इक्वेशन तो बहुत ही सिंपल है, आर एक्स की वैल्यू जीरो, कोई रिएक्शन नहीं है एक्स डायरेक्शन के अंदर। नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन जीरो। नेट फोर्स अगर वाई डायरेक्शन में जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि P1 प्लस P2 प्लस RY माइनस P बराबर जीरो। एक रिलेशनशिप हमारी ये आ गई, दिस इज वन ऑफ द रिलेशनशिप। सो वन ऑफ द रिलेशनशिप इज दिस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो मेरा हिंज पॉइंट है, हिंज पॉइंट है, इसको मैं O बोल देता हूँ। इसके अबाउट मोमेंट जीरो है, सो नेट मोमेंट अबाउट O इज जीरो। तो P1
P1 इंटू दूरी कितनी है B, और है कैसा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज पॉजिटिव। फिर माइनस P इंटू दूरी कितनी है L, एंटी क्लॉकवाइज। फिर P2 इंटू दूरी कितनी है, P2 इंटू दूरी A बराबर जीरो, सो बराबर जीरो। ये मेरी दूसरी रिलेशनशिप आ गई। कितने अननोन है इसके अंदर अभी, P1 है, P2 है और RY है। सो P1 P2 RY, दो इक्वेशन तो मेरी ये आ गई है। तो P1 P2 बराबर नहीं है, सो P1 P2 बराबर नहीं है, तो दो इक्वेशन तो मेरी ये बनी। एक और इक्वेशन कहाँ से आएगी, कंपेटिबिलिटी इक्वेशन। तो अगर P1 P2 बराबर नहीं है, यानी दोनों वायर के अंदर एक्सटेंशन क्या मिलेगी आपको, डिफरेंट मिलेगी। सो एक्सटेंशन इन बोथ द वायर विल बी डिफरेंट। सो एक्सटेंशन इन बोथ द वायर इज डिफरेंट, तो ये एक्सटेंशन है दोनों वायर की, यहाँ से एक आ जाएगा रिलेशनशिप। ये सिचुएशन है वायर की हमारी, दिस इज द सिचुएशन ऑफ द वायर। कलर ऐसा चूज करते हैं जो दिख जाए। तो ये हमारे पहले वायर की एक्सटेंशन और ये हमारे दूसरे वायर की एक्सटेंशन। सो डेल्टा वन, डेल्टा टू, क्या रिलेशनशिप दिख रही है यहाँ से। सो रिलेशनशिप दिख रही है डेल्टा वन बाय दूरी, डेल्टा वन बाय B1। सो विल से ऑल्सो डेल्टा वन बाय B1 इज इक्वल टू डेल्टा टू बाय B2। वैल्यू पुट करो, खत्म सवाल। तीन इक्वेशन, तीन अननोन, सिंप्लीफाई करके निकाल लो। क्या पूछा है अगले ने, फोर्स डेवलप, P1 P2 पूछा है उसने। डेल्टा टू बाय ए, सो डेल्टा टू बाय ए, डेल्टा वन कितना होगा, डेल्टा वन होगा हमारा P1, L तो उतना ही है, एरिया, एरिया भी सेम है, एरिया ऑफ द वायर और ई ऑफ द वायर, और ये हमारा बी है, B1 नहीं है, बी है। डेल्टा टू कितनी है, P2 L अपॉन ए ई छोटा है, L अपॉन ए ई दोनों वायर का बराबर है। क्या रिलेशनशिप आ गया, व्हाट द रिलेशनशिप कमिंग आउट, थर्ड रिलेशनशिप, P1 अपॉन बी इज इक्वल टू P2 अपॉन ए। सॉल्व दी थ्री रिलेशनशिप, मुझे P1 P2 निकाल के दे दो जो सवाल में पूछा है, खत्म सवाल। आ रहा है किसी का, सेकंड और थर्ड इक्वेशन से आंसर आ जाएगा, दूसरी और तीसरी इक्वेशन को सोल्व करो, वहीं से आंसर आ जाएगा। फ्रॉम दैट आल्सो द आंसर कैन बी कंप्यूटेड। यही दिख रहा है भैया,
P1 की वैल्यू डाल दो P2B अपॉन ए, इसकी वैल्यू P2B अपॉन ए, P2B स्क्वायर अपॉन ए, P2 कॉमन लिया, PL इधर चल गया। मतलब इतनी कैलकुलेशन करने में इतना टाइम लग जाता है। P2 इज इक्वल टू PLA अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फिर P1 कितना हो जाएगा, PLB अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वो भी PLA है। अगर P2 में PLA है तो P1 में PLB हो जाएगा। चेक करो एक बार अभी सिंगल, वो तो सिमेट्री से लिख दिया मैंने। डन, सो डन। चलिए, थैंक यू एवरीवन।